अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर शो पे आने के लिए और हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप अभी मर्चेंट नेवी में हैं, करेक्ट? सो मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे बताइएगा, करेक्ट कीजिएगा। मर्चेंट जो वर्ड है, मर्चेंट नेवी का जो फर्स्ट वर्ड मर्चेंट है, वो एक लेन देन के ऊपर जो है रखा गया है। मतलब तिजारती अगर शिप है, एक शिप है जो बिजनेस के हवाले से जो है निकली है, वेदर इट कुड बी कार्गो, वेदर इट कुड बी ऑयल टैंकर, तो वो कमर्शियल तरीके से अगर निकली है तो हम उसको एक वर्ड देते हैं मर्चेंट, मतलब लेन देन करने की। तो काफी लोग जो है इसे जब, बिकॉज मर्चेंट के बाद एक वर्ड और लगता है नेवी, तो लोग ये सोचते हैं नेवी है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डिफेंस से रिलेटेड है, बिकॉज इंडियन नेवी से रिलेटेड है। तो ये मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में कहीं ना कहीं लोग अभी भी जो है कंफ्यूज होते हैं। आपका क्या राय है इस बारे में? ये बिल्कुल सही, अभी भी ये भ्रांति बनी हुई है। तो समझने वाली ये बात है, इंडियन नेवी तो हो गया डिफेंस, करेक्ट, आपकी रक्षा हेतु सरकारी, और मर्चेंट नेवी सिविल है। ये नॉन कॉम्बैट है, कोई हथियार नहीं। इंडियन नेवी को आप समझें, आर्मी सबको समझ आती है बात। आर्मी को आप पानी में उतार दें, वो इंडियन नेवी बन गई। इसी प्रकार से ट्रक सब समझते हैं जी, माल इधर से उधर लेकर जाते हैं, ये माल इसी तरह से ट्रक को आप पानी में उतार दें, मर्चेंट नेवी का जहाज बन गया। सही है। तो जो मर्चेंट नेवी जो है वो एक अपने आप में जो है क्रूशियल रोल होता है। हाँ जी। तो डिफिकल्टीज जो है फेस करनी पड़ती है। तो आपको किस किस जो है डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी है अभी तक? ये समस्याएं ही समस्याएं हैं। मर्चेंट नेवी पर्यायवाची है समस्याओं का। बेशक। एक तो नौकरी नहीं मिलती, और जिनको नौकरी मिल जाए फिर नौकरी संभालना मुश्किल। तो देखिए, सबसे ज़्यादा समस्या आती है, एक तो काम इस प्रकार से है, 24 घंटे का ही काम है, कभी भी बुला सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वैसे तो शिफ्ट में काम किया जाता है, किंतु कभी भी बुला सकते हैं। फिर बाकी मौसम का प्रकोप होता है जी। मौसम खराब है तो जहाज डोलेगा, जब जहाज डोलता है तो फिर बहुत कुछ डोलता है। हाँ, तो एक हार्ट बीट जो है तेज हो जाती है। तो ये मैं ये समझना चाह रहा हूँ सौरभ जी कि अगर कोई मौसम की खराबी की वजह से जब कोई शिप हिलती है, और ये भी आई थिंक होता होगा कि पानी का फ्लो इतना हो कि वो शिप के अंदर भी जो है आ जाए, और फिर डेक कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, डेक बंद करना पड़ता है समथिंग। तो वो किस तरह से जो है ऑर्गेनाइज करते हैं आप लोग? वैसे तो वेदर फोरकास्ट बहुत अच्छे मिल जाते हैं पहले ही, बहुत समय पहले ही मिल जाते हैं। तो वो जो इलाका होता है जहाँ पे मौसम खराब होता है, उस इलाके से कई मील दूर ही रहते हैं हम। अच्छा। उसके अलावा फिर भी प्रकोप तो फिर भी पड़ता है, आप जितनी मर्जी दूरी बना लें, लहरों की तरंगे तो आएंगी। तो उसमें समस्या ये आती है कि जहाज डोलता है तो आप स्थिर खड़े नहीं हो पाते, सो नहीं पाते, आप बिस्तर पे लेटे हैं फिर भी डोलते डोलते गिरते हैं, उल्टियाँ आती हैं, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं सी सिकनेस, चक्कर आते हैं। तो ये आई थिंक कॉमन होता होगा, बट अभी शायद जब आप लोग इतने सालों से, इतने महीनों से जब आप लोग एक शिप पे होते हैं, तो ये जो सी सिकनेस की बात हो रही है, तो वो क्या वो रिड्यूस हो जाती है? हाँ जी, हाँ जी, अधिकतम तो आदत पड़ जाती है व्यक्ति को, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आपने जमीन पे भी देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं पहाड़ों पे बस में बैठते हैं, अभी भी उनको उल्टियाँ आती हैं, हालांकि वो कई बार बैठे हुए हैं। करेक्ट। तो ऐसा ही जहाज पे भी होता है। अधिकतम नाविकों को तो आदत पड़ जाती है, लेकिन बहुत सारे हैं जिनको अभी भी समस्या आती है, सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, उल्टियां तो रुक जाती हैं एक समय बाद, लेकिन सर दर्द और चक्कर आना वो काफी समय तक बहुत लॉन्ग टर्म रहता है। ये सी सिकनेस ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, शरीर पे से लेके शरीर तक। अब जैसे मैं हूँ, मेरे पे ऐसी कृपा है, मुझे कुछ होता ही नहीं। क्या बात है? मुझे पहले दिन भी कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ। तो डॉक्टर्स आई थिंक होते होंगे पूरी तरह से, एक ग्रुप, एक सेटअप तो होता होगा डॉक्टर्स का जहाज पे, मालवाहक जहाज पे, कार्गो शिप पे अलग से कोई चिकित्सक डॉक्टर नहीं होता। अच्छा। सेकंड ऑफिसर जो होता है, सेकंड ऑफिसर की रैंक, वो ही मेडिकल ऑफिसर होता है। अच्छा। हाँ जी। तो हम ज्यादा से ज्यादा हमारी छोटा सा एक प्रशिक्षण होता है, HTCW कोर्स कहते हैं जिसे। अच्छा। मेडिकल का, उसमें थोड़ी बहुत चीजें बताई जाती हैं। उनका सहारा लेकर और किताबों का सहारा लेकर, हमारे पास कुछ दवाइयाँ होती हैं, उसी से काम चलाते हैं।
अच्छा, तो ये जो मर्चेंट नेवी का जो कोर्स होता है, आई थिंक उसमें सब्जेक्ट में पीसीएम लगता है, राइट? बिल्कुल सर। करेक्ट। तो पीसीएम में फिर आप लोग को वो सारी नॉलेज इन टर्म ऑफ मेडिसिन और सब कुछ जो है उसमें मिल जाती है। पीसीएम में बायोलॉजी तो होती नहीं है, हम्म। तो मेडिसिन की इतनी ज्यादा नॉलेज उस समय तो नहीं होती, पर जैसे मैं कह रहा हूँ HTCW कोर्स होता है एक हमारा मेडिकल का, ओके। विशेष तौर पे उसमें थोड़ी बहुत हमें जानकारी मिलती है मेडिसिन की और फर्स्ट एड की इत्यादि। तो ये जो कोर्सेज होता है ये काफी डिफिकल्ट होता है, और अगर कोर्सेज अगर कंज्यूम अगर किसी ने पढ़ भी लिया तो एक स्टेप होता है, एक मरहला होता है जहाँ पे बंदे इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पाते। तो ये इंटरव्यूज का किस तरह से प्रोसीजर जो है वो होता है? इंटरव्यूज जब लिए जाते हैं कार्गोशिप पे नौकरी के लिए, उसमें आपका ज्ञान ही परखा जाता है जी। आपके पास कितना ज्ञान है, एक ये देखा जाता है। फिर देखा जाता है कौन से कॉलेज से आप पढ़े हैं, कॉलेज की बहुत महत्ता है। ये दो ही चीजें देखी जाती हैं। उसके अलावा बाकी तो चीजें हैं कि देखने में आदमी कैसा है, उसने बाल कटवाए हैं कि नहीं, कहीं वो ऐसा तो नहीं दिख रहा। मतलब ऐसा भी है, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्मी में भी होता है शॉर्ट बाल की रिक्वायरमेंट होती है और क्लीन शेव होती है, जैसे होटल मैनेजमेंट में होता है उसी तरह से आप लोगों में भी क्लीन शेव और शॉर्ट हेयर की रिक्वायरमेंट होती है। मर्चेंट नेवी में इसके बाबत कोई नियम नहीं है। अच्छा। लेकिन क्या पसंद किया जाता है, किस चीज को प्रोत्साहन दिया जाता है, उसी चीज को प्रोत्साहन दिया जाता है कि छोटे बाल हों, ऐसा आदमी नहीं दिखना चाहिए। तो आपको तो काफी बड़े बाल है, फिर उस मतलब यू कैन कीप इट लॉन्ग हेयर। अब तो इंटरव्यू वाला समय निकल गया है। मुझे एक चीज और पता है आपके बारे में जी, वो है कि आप टैटू लवर भी है, करेक्ट? तो वो जो टैटू लवर मतलब होता है ना कि एविएशन इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि आपके बॉडी में टैटू नहीं होना चाहिए, समथिंग फॉर कैबिन क्रू इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? तो मर्चेंट नेवी में यू कैन पुट टैटूज एंड ऑल दैट। कोई समस्या नहीं, बल्कि यदि आप हमारी CDC देखेंगे, एक पासपोर्ट जैसा होता है CDC, जिस भी जहाज पे जाते हैं उसकी स्टैंप उस पे लगती है, जैसे पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है। हाँ। उस पे तो बल्कि लिखा भी होता है एनी मोल और एनी डिस्टिंग्विशिंग फीचर और टैटू। ओके। कोई समस्या नहीं। तो कोई इसमें ऑब्जेक्शंस? लेकिन नौजवानों को यही सुझाव दिया जाएगा कि टैटू करवाएं ना, यदि करवा भी रहे हैं ऐसे स्थान पे करवाएं जहाँ दिखे ना। ये देखिए मेरी वर्दी में आपको कोई टैटू नहीं नजर आ बट आपके यहाँ पे है टैटू। करेक्ट। तो आप मतलब टैटू लवर है एक तरह से दिखा। हाँ जी। ओके। और आप प्रमोट भी करते हैं टैटू? मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ। नाइस। सो मतलब ये टैटू आर्टिस्ट प्लस मर्चेंट नेवी का कॉम्बिनेशन किस तरह से बना? बहुत समय था जब नौकरी नहीं मिल रही थी। अच्छा। कोर्स तो कर लिया था, नौकरी नहीं मिल रही थी जहाज पे, कला में उत्सुकता थी, टैटू का कोर्स कर लिया, बस वहां से ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा, तो फिर जो आपके जो साथीदार होंगे शिप पे, तो क्या वो भी आपसे बनवाते हैं? बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। ओह नाइस, वेरी नाइस। तो जिस तरह से आपने कहा ना कि नॉलेज इंटरव्यू में जो है वो क्रैक करने से पहले आपकी नॉलेज जो है देखी जाती है, तो किस टाइप की नॉलेज, मतलब क्या अगर वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है या इंजीनियरिंग रूम से रिलेटेड है, किस तरह की नॉलेज जो है वो देखते हैं ज़्यादातर? देखेंगे कि किस प्रकार का इंटरव्यू हुआ है। यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो 12वीं में जो आपने पढ़ाई की उस पे आधारित होगा। यदि आपने मर्चेंट नेवी का कोर्स कर लिया है और आप अफसर बन गए हैं और अब आप नौकरी पर जा रहे हैं किसी कंपनी में, तो आपने अब जो पढ़ाई करी, जो कोर्स किया, उस पे आधारित होगा जो भी प्रश्न होंगे। ओके। और जो ये शिप होता है, जो तिजारती जहाज जिसे कहते हैं, वो ऑयल टैंकर, कार्गो, तो ये आप किस प्रकार की शिप में आप जो है? मैं ऑयल टैंकर पे। ऑयल टैंकर जी। ऑयल टैंकर में थोड़ा रिस्की होता है, किस तरह का आपका जर्नी हुआ है ऑयल टैंकर में? जी बिल्कुल, टैंकर्स जितने भी होते हैं उनमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, इसी कारणवश थोड़ी सी वेतन भी ज्यादा होती है। अच्छा, मैं ऑयल टैंकर से। जी बिल्कुल सही। तो जैसे केमिकल टैंकर होता है, ऑयल टैंकर होता है, गैस टैंकर होता है। गैस टैंकर में बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, वेतन भी ज्यादा होती है। केमिकल और ऑयल टैंकर में लगभग एक जितना खतरा, केमिकल में थोड़ा ज्यादा खतरा होता है, केमिकल में थोड़ी सी वेतन ज्यादा होती है। केमिकल टैंकर में प्रमोशंस जल्दी मिलती हैं। अच्छा। और ऑयल टैंकर फिर तो मैंने ये भी कहीं चीज़ें जो है समझी है, देखी है इन माय रिसर्च, कि जब कोई शिप है, जैसे फॉर एग्जांपल
सोमालिया के पास जब कोई शिप आती है तो पायरेट्स का भी जो है एक खतरा मंडराता रहता है। तो आज भी जो है बिकॉज हमने काफ़ी बुक्स में पढ़ी है कि एक काला झंडा जिसपे एक इमेज स्केलेटन की बनी हुई है, तो वो दूर से समझ जाते हैं कि वो है पायरेट्स है, बेसिकली लुटेरे है। तो क्या आज भी ये कॉन्सेप्ट है, लुटेरे होते हैं कि बस खत्म हो गया वो एरा? जी बिल्कुल लुटेरे होते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं होते जिस प्रकार से हम फिल्मों में देखते हैं। आजकल रेड सी है, यदि आप पढ़ेंगे उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहे हैं। आजकल किस प्रकार से आते हैं पायरेट्स, छोटी सी नैया में आते हैं। अकेली नैया हो सकती है या 2-3 नैया हो सकती है। तो 2-3 नैया और इतनी बड़ी शिप को लूटने की काबिलियत रखते हैं? लूटने के लिए आपको सिर्फ हथियार चाहिए, वो हमारे पास तो होते नहीं, उनके पास अवश्य होते हैं। अच्छा, आर्म एंड एम्यूनिशन थोड़े बहुत तो एटलीस्ट सिक्योरिटी पर्पस के तो होनी चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मालवाहक जहाज़ों पे हथियार वर्जित हैं। हम क्या करते हैं, जब भी हम इस इलाके से जाते हैं जहाँ पे कि लुटेरे होते हैं, हम सिक्योरिटी गार्ड्स, आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करते हैं। वो भी आप तट से नहीं उठा सकते, समुद्र के बीच में एक उनका स्टेशन होता है, एक बेस होता है, एक जहाज ही होता है, उसमें सब रक्षक ही लोग होते हैं। ये क्या होते हैं, अक्सर ये एक्स आर्मी, एक्स नेवी, वो वाले लोग होते हैं। तो एक कंपनी होती है मैरीटाइम सिक्योरिटी की, वो उनको हायर करके रखती है अपने एक जहाज पे, वेपन्स भी उनके पास होते हैं। तो हम यानी कि समुद्र के बीच से उन गार्ड्स को उठाते हैं, और फिर जब छोड़ना होता है वो भी समुद्र के बीच में ही छोड़ना। समुद्र के बीच में जैसा आप कह रहे थे, तो कहाँ पे समुद्र के बीच में? यानी ये उनका एक जहाज होता है अपना, वो खड़ा ही रहता है एक स्थान पे, वो खड़ा रहेगा, लंगर गिरा के खड़ा रहेगा। तो कभी ऐसा है कि रूट आपका फिक्स है, बट कभी इस तरह के अर्जेंट बेसिस पे रूट को डाइवर्ट करना पड़े, और उस डाइवर्शन में आपको समझ में है कि यहाँ पे खतरा हो सकता है, फिर ऐसे में हम करते ही नहीं है। अगर हमें पता है कि पायरेट्स के इलाके से हम गुजर रहे हैं, तो निश्चित ही हम गुजारिश करते हैं कंपनी से कि हमें आर्म कार्ड्स दीजिए। पर ये कंपनी पे निर्भर करता है वो देंगे कि नहीं। अब मैं तो जाते ही उस कमरे में हूँ जिसपे मिल जाए। अच्छा। हर एक कंपनी इतना खर्चा नहीं उठा सकती। तो एक जो जहाज है उसमें सबसे पावरफुल कौन होता है, मतलब एक कैप्टन होता है या चीफ इंजीनियर होता है? जी देखा जाए 2 डिपार्टमेंट हैं कार्गो शिप्स पे, मालवाहक जहाजों पे, डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट का हेड कैप्टन, इंजन डिपार्टमेंट का हेड चीफ इंजीनियर। किंतु अगर इन दोनों में आप, इनकी वेतन लगभग एक जितनी होगी, वेतन में फर्क नहीं, किंतु यदि आप शक्ति देखें तो कप्तान की है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जितने भी संवाद, जितना भी हम जहाज किसका चला रहे हैं, हमारा तो नहीं है, वो तो मालिक का है। तो किससे हम ऑर्डर्स ले रहे हैं, किससे हम अनुमति ले रहे हैं? अनुमति देता है ओनर या कंपनी। ओनर या कंपनी जिसका जहाज है, वो हमें निर्देश दे रही है कि वैसा करो, ऐसा करो। ये निर्देश किसके पास आ रहा है? कप्तान के पास आ रहा है। कप्तान आगे देता है कि अब जहाज इधर को मोड़ना है, ओनर्स ने कहा है कि यहाँ लेके जाना है। इसी प्रकार से यदि कोई नाविक सही काम नहीं कर रहा, कोई ज्यादा परेशान कर रहा है, उसको निकालना कप्तान के हाथ में। इसी प्रकार से किसी को प्रमोशन देना कप्तान के हाथ में। कप्तान के हाथ में है तो कंपनी के हाथ में या ओनर के हाथ में, लेकिन कप्तान ही आगे संदेश भेजते हैं कि प्रमोट किया जाए या इन्हें निकाला जाए। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू पॉडकास्ट। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज।